पश्चिम बंगाल और चुनाव, जब ये दो चीज़ें साथ आती हैं तो एक और नाम है जो जुड़ जाता है, वो है हिंसा का नाम, वॉयलेंस। वेस्ट बंगाल वॉयलेंस, ये आपने हर जगह हेडलाइन में पढ़ा होगा जब भी चुनाव आसपास होते हैं। रिजल्ट और पोलिंग से पहले इसकी बात हो जाती है। संदेश खाली की घटना हो या फिर राजनीतिक हमलों की घटना हो, हर तरफ सिर्फ वॉयलेंस नजर आता है, खून खराबा नजर आता है। पर इसकी जड़ क्या है? क्यों 1970 से अभी तक लगातार हिंसा बढ़ती ही जा रही है? फिर आप 1970 के साईबाड़ी हिंसा की बात कर लें या फिर अभी के संदेश खाली या नंदीग्राम सिंगूर वॉयलेंस की बात कर लें, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देम और डेटा क्या कहता है? क्योंकि डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं भी किसी भी तरह से इसका कोई समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ द डेटा? इन्हीं सब डेटा पे बात करने के लिए और आखिर क्या वजह है, किस तरीके से लगातार हिंसा बढ़ रही है, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, किसका कितना हाथ है, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं चंदन कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पश्चिम बंगाल का क्राइम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। बंगाल में वोट डालना आज भी इतना रिस्की क्यों है, इस पर बात करने वाले हैं। तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में हिंसा सर क्यों होती आई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ कि जिस राज्य में न्यायिक अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है, न्यायिक अधिकारी जो है वो सेफ नहीं है, तो आम जनता कहाँ ही सेफ है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ मालदा कांड जो अभी घटी है, जहाँ पर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है। उस पर बहुत बवाल होता है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी काफ़ी जाहिर की उस पूरी घटना में कि आखिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो क्या कर रही है। जब उनके साथ ऐसी उनके हालात हैं तो फिर आम जनता क्या ही वहाँ पर गुजर रही होगी, आम जनता के साथ क्या ही कुछ हो रहा होगा। तो वहाँ पर क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से पश्चिम बंगाल का शासन ममता बनर्जी संभाल रही, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, वाम दलों का अंत हुआ था, 34 साल के बाद सब कुछ बदला था, तो एक उम्मीद जगी थी कि राज्य में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ी चुनौती शुरू से पश्चिम बंगाल में रही है, तो ये लगा था कि जब ममता बनर्जी आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो चुनाव जीत कर आई तो शुरुआती साल में ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती गई। इसको हम थोड़ा मैं आपको ग्राफ के हिसाब से भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको तो अगर आप ये कहेंगे जैसे पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है, अब कहीं ना कहीं जो है हिंसा कम हो जाएगी, लेकिन पिछले 13 साल का जो ट्रेंड रहा है, जो एनसीआरबी के सोर्सेज से आप जो डेटा लेकर आए हैं, अगर वो आप दर्शकों को बता पाएं कि किस तरीके से साल दर साल हिंसा के मामले लगातार बढ़ते आए हैं और ये मामले एक दो नहीं, ये रजिस्टर्ड मामले हैं, कितने मामले आए? बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं, जब 2011 में ममता बनर्जी ने जब कुर्सी संभाली थी पश्चिम बंगाल की, तो उस साल 1.40 लाख एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे और 2023 का जो एनसीआरबी का लेटेस्ट जो डेटा है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग वहां पर 1.60 लाख एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर मैं 2011 से 2023 की तुलना करूं तो करीब करीब 14% और क्राइम वहां बढ़ा है। ये मैं वो आंकड़े बता रहा हूं जो कि रजिस्टर्ड किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में डर बहुत ज़्यादा है, लोगों के बीच में डर बहुत है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, पुलिस के पास जाती ही नहीं है, और कई ऐसे मामलों में पुलिस तो रिपोर्ट लिखने से भी इनकार करते हैं राजनीतिक दबाव की वजह से। तो ये वो आंकड़े हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 2012 में वही आंकड़े 1.45 लाख हो जाता है, 2013 में 1.49 लाख है, 2014 में 1.52 लाख हो जाता है, 2015 में आंकड़ा बढ़ के 1.55 लाख हो जाता है, 2016 में और बढ़ोतरी हो जाती है क्राइम में, वहाँ पर 1.60 लाख जो है रजिस्टर्ड हो रहे हैं एफआईआर। 2017 में और बढ़ गया आंकड़ा, 1.62 लाख आया। 2018 अगर आपको याद हो, जब 2018 में पंचायत चुनाव हुआ था और बहुत हिंसा हुआ था, हिंसा हुई थी, तो उस वक्त का जो आंकड़ा था वो 1.63 लाख है। यानी अगर हम पिछले 13 साल के आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक जो हिंसा और क्राइम जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई पश्चिम बंगाल में वो 2018 में रिकॉर्ड हुई है, 1.63 लाख। अब 2018 के बाद थोड़ी बहुत, अगर आप आंकड़ों की मैं बात करूँ, थोड़ी बहुत वहाँ पर एफआईआर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कम हुए हैं, बट वो बहुत ही मामूली है। 2019, 20, 21, 22 में थोड़े बहुत कम रहे हैं। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 1.56 लाख एफआईआर
जो वहाँ दर्ज किए गए पश्चिम बंगाल में। लेकिन 2023 में पुनः क्या होता है, फिर वो आंकड़े बढ़ जाते हैं, फिर वो 1.60 लाख पे पहुंच जाते हैं। तो स्थिति जो 2011 में थी वो स्थिति आज 2023 में भी वैसी थी, वैसी ही बनी रही। 2025 और 2026 में अभी भी वही सारी स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है सुकन्या। तो अगर हम डेटा की बात करें तो कहीं ना कहीं आप ये जो ट्रेंड देख रहे हैं इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2011 से 18 तक धीरे धीरे बढ़ा, 2019 से 2023 में स्थिरता आई, पर फिर वो बढ़ता नजर आ रहा है, फिर से वही नंबर आप वो एक्वायर करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, एक ऐसा राज्य जहाँ संदेश खाली जैसी घटना हो जाती है, ठीक है, एक ऐसा राज्य जहां महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है, क्योंकि देश में इस राज्य के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। तो अगर हम महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो उनके नंबर्स क्या कहते हैं, वो डेटा क्या कहता है? देखिए सुकन्या, ये इस बात पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में आज के समय सबसे बड़ी समस्या जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, और महिलाओं के खिलाफ अपराध वहाँ बहुत ज़्यादा है। जो मैंने अभी आपको पूरे साल भर का जो पूरा डेटा जो बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसमें आपने गिरावट भी देखी, आपने उसमें बढ़ोतरी भी देखी। महिलाओं का एक ऐसा डेटा है, महिलाओं का जो डेटा है महिलाओं के खिलाफ अपराध का है, उसमें वो लगातार बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। 2013 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, जो FIR दर्ज हुआ है, वो आंकड़ा 29,826 है, और 2023 का जो लेटेस्ट जो ऑफिशियल डेटा है उसमें वो आंकड़ा बढ़ के हो जाता है 34,691। ये जो बढ़ोतरी है वो 16% की बढ़ोतरी है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित तो है ही नहीं, असुरक्षा की भावना भी बहुत ज़्यादा है, आए दिन वो डिमांड भी हो रही है, और सबसे अधिक असुरक्षा की जो भावना वहाँ पनपी है या पैदा हुई है वो महिलाओं के बीच में ही पैदा हुई है। इसमें एक और आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि इन सभी अपराधों में वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में किडनैपिंग होती है महिलाओं की, और जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अनुसार पुरुषों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में 5 गुना अधिक महिलाओं का अपहरण होता है। मैं 2023 के डेटा पे ही बात करूंगा, तो जहां लगभग 7,000 महिलाओं का वहां पर अपहरण होता है, वहीं पुरुषों का करीब वो डेटा 1500 है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वहां पर वो ग्राफ पहुंचा हुआ है सुकन्या। तो महिलाओं के अपहरण की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में। हिंसा की बात करें, अपहरण के बाद वो महिलाएं कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनके साथ क्या होता है, कुछ अता पता नहीं है। और जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में लगभग 5 गुना है। 2023 में राज्य में अकेले महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों की संख्या 6,920 और पुरुषों की संख्या 1,590। सोचिए नंबर का डिफरेंस कितना ज़्यादा है कि महिलाएं जस्ट पुरुषों की जो संख्या है जो किडनैपिंग या फिर जो अपराधों की, वो 5 गुना ज़्यादा है। अब अगर एक और बात आ जाती है, दंगे फसाद, मतलब हर दूसरे दिन हमें सुनने में आता है, हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि वेस्ट बंगाल के इस इलाके में दंगा हो गया, वेस्ट बंगाल के इस इलाके में एक 2 ग्रुप के बीच भिड़त हुई, लेफ्ट और TMC भिड़ गए, या फिर जो भी था, जिस भी तरीके से लगातार हिंसा के नाम आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं नंबर। तो हमें लगता है कि शायद ये इकलौता ऐसा राज्य होगा जहाँ पे इतने सारे हिंसा और ये सिर्फ चुनाव के वक्त देखने को नहीं मिलते, ये चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, इवन जब कोई पार्टी जीत भी जाती है तो उसके बाद वो लोग दंगे करना शुरू कर देते हैं जो लोग हार जाते हैं। Why is it? So what is the reason behind them? तो उसका अगर हम डेटा की बात करें तो वो क्या है सर? देखिए सुकन्या, आपको बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पश्चिम बंगाल में हिंसा एक आम बात हो गई है। चुनाव के समय में हालांकि ये इसकी बढ़ोतरी और हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर फिर राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ जाता है, वहाँ पर वोटर्स को धमकाने डराने की वहाँ पूरी कोशिश की जाती है। तो चुनाव के दौरान तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उसके अलावा भी अब मैं आपको थोड़ा इसको डेटा से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पश्चिम बंगाल में जो दंगे हैं वो किस रफ्तार से बढ़े हैं। 2012 का जो रिपोर्ट है, 2012 में करीब 7500 दंगों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा 2015 में आंकड़ा बढ़ के 8000 पे पहुंच जाता है, 2017 में 9000 पे पहुंच जाता है, और 2018 जो मैंने आपको बताया कि 2018 में बार बार इसलिए कह रहा हूं आपको, 2018 में पंचायत चुनाव होता है, और पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हुई थी 2018 में कि पूरे जो देश की नज़र पश्चिम बंगाल की ओर आ गई थी कि आखिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। तो 2018 में अकेले 2018 में 10,000 FIR दर्ज हुए हैं सिर्फ दंगों के। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और जैसे जैसे कोई भी चुनाव वहाँ करीब आता है वहाँ पर ये काफ़ी बढ़ती जाती है संख्या दंगों की सुकन्या। तो ये देखिए एक और घटना होती है, अभी हम लोग ना बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के,
तो अभी हाल फिलहाल में 2021 के बाद जो घटना सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और जिस पे पूरा देश एक साथ नज़र आया, कि सब सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर ऐसा देश जो लोकतंत्र का देश माना जाता है, जहाँ सबकी आवाज़ सुनी जाती है, वहाँ इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। संदेश खाली की घटना पे मैं थोड़ी सी लाइट डालना चाहूँगी। क्या थी वो घटना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्टिल अनअवेयर अबाउट इट कि व्हाट वाज दैट, क्यों हुई वो, क्या हुआ, क्या था पूरा मामला, किस तरीके से उस एक घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। देखिए सुकन्या, आपको मैं बताऊंगा कि जब भी हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात करते हैं, तो संदेश खाली एक तरह से पश्चिम बंगाल में काला धब्बा है। संदेश खाली की घटना जब सामने आई तो सारा मामला उजागर होना शुरू हुआ। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2024 की, जब ईडी की टीम रेड करने पहुँचती है, शाहजहां शेख के घर पे पहुँचती है, जब उनके दफ्तर पर रेड करने पहुँचती है, तो आप समझिए खौफ का आलम क्या होता है। जब ईडी के अधिकारी पहुँचते हैं, उनके कार्यकर्ता उन पर अटैक करते हैं, ईडी के अधिकारियों पर अटैक होता है, हिंसा होती है वहाँ पर, और उस पूरे अटैक और हिंसा के बीच में शाहजहां शेख फरार हो जाते हैं। फरार होते हैं, उसके बाद वहाँ महिलाओं के अंदर हिम्मत आती है अपनी आवाज़ उठाने की, कि जब उन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ पर भी कोई बड़ा अधिकारी आ सकता है, शाहजहां शेख के खिलाफ कुछ कर सकता है, एक्शन ले सकता है, तो अब हमारी आवाज़ कोई सुन सकता है, एक भरोसा होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब महिलाएं सामने आने लगी और अपनी आप बीती सुनाने लगी, आप सुकन्या बिलीव करो, उस वक्त इतनी दुर्दांत घटनाएं घटी जो महिलाओं ने आप बीती सुनाई। टीएमसी के कार्यकर्ता महिलाओं को, वहाँ के घरों से महिलाओं को रात में अपने कार्यालय, टीएमसी कार्यालय पे बुलाते हैं, उनसे अश्लील हरकतें करते हैं, उनके साथ बदतमीजियाँ चलती हैं, यौन शोषण होता है, ज़मीन हड़पने की प्रक्रिया होती है वहाँ पर पूरी की पूरी। अगर कोई पुरुष अगर इनकार कर देता है अपने घर के महिलाओं को बोलने के लिए, तो मारपीट होती है, हत्याएँ होती हैं। डर की वजह से महिलाएं वहां जाने पर मजबूर होती हैं, लेकिन कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं, जब महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई थी, तो उन्होंने बताई कि ये सारी प्रक्रिया, जो ये सारी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं 2011 से शुरू हुई थी, जब टीएमसी शासन में आती है। उसके बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू होते हैं। इस मामले को उन्होंने कई बार उजागर करने की कोशिश की, पुलिस थाने के चक्कर भी लगाए, लेकिन राजनीतिक दबाव के चक्कर में पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थे, उनको कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं थी। वो मान बैठी थी कि अब हमारा जीवन ऐसा ही लगता है चलने वाला है। तभी ईडी की एंट्री होती है और उनको भरोसा होता है, और फिर जब वो सड़कों पे उतरती हैं, उसके बाद जब सारे मामले का जब खुलासा होता है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है महिलाओं का, तब जाके करीब करीब 55 दिन के बाद जब से मामला सामने आता है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है और फिर मामला सबके सामने आया है। जी सुकन्या, देखिए कितनी शर्मनाक बात हो जाती है कि आप इस देश का हिस्सा हैं और कुछ ऐसा चल रहा है इस देश में जो किसी की नज़र में नहीं आया, और जब वो औरतें सामने भी आई तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वनरेबल टू सी, टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ हम एज अ वुमेन, आई एम वेरी मच शॉक्ड कि ठीक है, इस तरीके की घटनाएं भी आज भी इस देश में लगातार होती आ रही हैं। अब सवाल एक और है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा तो नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर इलाके में हिंसा हो रही है। कुछ इलाके शांत भी हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई नया मामला, कोई नया मुद्दा उठकर आ जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं। कभी कोई मर्डर हो जाता है, कभी कहीं दंगे हो जाते हैं, कभी किसी महिला के साथ कुछ हो जाता है। तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, कि ये जब भी कोई खबर आती है तो हमें दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि पक्का ही इसी इलाके का मामला होगा। तो ऐसे कौन से संवेदनशील इलाके हैं, कौन से संवेदनशील जिले हैं पश्चिम बंगाल के, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है, और क्यों ऐसा है वहाँ पर? देखिए सुकन्या, आपको मैं बताऊंगा इसमें कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम प्रोन जिला कहा जाता है पश्चिम बंगाल का, वो है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर के पास आता है। तस्करी के धंधे भी होते हैं वहाँ पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध भी चरम पर है, लूट भी होती है, हिंसा भी होती है। तो हर तरह का क्राइम आए दिन वहाँ पर खौफ हावी है जनता के बीच में। जो आम जनता है वो घर से बाहर नहीं निकल पाती, हक की बात नहीं कर पाती। तो क्राइम प्रोन जो जिला है वो आपको उत्तर 24 परगना है। ऐसे ही आपको दक्षिण 24 परगना है, वहाँ पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो बातें हम बात करते हैं, मुर्शिदाबाद, आप सुनते ही हैं, आए दिन घटनाएं आती हैं मुर्शिदाबाद में, हिंसा की बात होती है, हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। पश्चिम बर्धमान, जो आसनसोल और दुर्गापुर का जो बेल्ट है पूरा का पूरा, वो बेसिकली श्रमिक एरिया है। वहाँ पर
लूट खसोट की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, गैंगवार की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दूसरे प्रदेश के श्रमिक भी वहाँ पहुँचे होते हैं, वहाँ पर काम करने रोजी रोटी की तलाश में पहुँचे रहते हैं, तो उनके साथ घटनाएं भी काफ़ी देखी जाती हैं। वैसे ही आपको मालदा है, जहाँ पे ड्रग्स और तस्करी से जुड़े हुए कई सारे क्राइम वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये जो हैं वो कुछ ऐसे ज़िले हैं जो 5-6 जो ज़िले हैं पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ही संवेदनशील ज़िले के तौर पे जाने जाते हैं, और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर चुनाव के दौरान। कन्या, आपने अभी भी बर्धमान की बात करी, मैं इसके बारे में भी पढ़ रही थी। तो यहाँ पर एक साईवाड़ी करके गांव है, जहाँ पे एक ज़मींदार फैमिली रहा करती थी, कांग्रेस सपोर्टर थे। इनकी कहानी में थोड़ी सी लाइमलाइट में लाना चाहूँगी, क्योंकि ये जो आप हिंसा की बात कर रहे हैं, ये 1970 से चली आ रही है। उस वक्त भी हिंसा होती थी और आज भी कुछ बदला नहीं है। जैसे जैसे वक्त बदलता है, देश बदलता है, राज्य बदलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल कहीं अटक सा गया है, कहीं फंस सा गया है, और जिससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहा है। इसमें क्योंकि आम जनता की गलती नहीं होती है, दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। तो उस टाइम पे ये एक छोटी सी घटना जिसमें मैं लाइट डालना चाहूँगी। बंगाल स्ट्राइक हो रही थी, सीपीआईएम की तरफ से जुलूस निकाला जा रहा था, और उस वक्त जो लीडर थे वो थे विनय कोनार, ठीक है। साईवारी फैमिली क्योंकि कांग्रेस की सपोर्टर थी, उन्होंने अटैक किया। उस फैमिली ने जब अटैक किया, जब बाकी लोगों को पता चला कि ये इस परिवार का काम है, तो वो सभी लोग उनके घर को घेरते हैं, उनके परिवार वालों पर हमला करते हैं, बेटों को मार देते हैं, महिलाओं को उठा लेते हैं। और सबसे बुरा ये था, जो रिकॉर्ड में भी है, कि वहाँ पर वो जो बेटे मारे जाते हैं, उनकी माँ को मजबूर किया जाता है कि वहाँ जो खून है वो उसे देखें बाकायदा। और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी करने को कही जाती हैं जो मानवीय तौर पर आप किसी को नहीं कहेंगे करने के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जो उस वक्त थी, वो भी उनके घर जाती हैं, उनसे मिलती हैं, बात करती हैं। ये 1970 की घटना है, पर 1972 में कुछ ऐसा होता है कि ये परिवार फिर से रिवेंज मोड में आता है और ये मर्डर करता है 4 लोगों का सीपीआईएम की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटनाएं होती हैं हिंसा की, ये पहले किसी परिवार को चोट पहुंचाती हैं, फिर एक रिवेंज मोड आता है, फिर वो वापस से रिवेंज मोड आता है। तो ये जो लूप में चल रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि 2026 तक भी शायद ये हिंसक घटनाएं रुकने का पश्चिम बंगाल में नाम नहीं ले रही। भले आप कितनी भी कोशिश कर लें, लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौर में आप कितना भी आगे चले जाएं, ये हिंसा होती चली आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जो आप बता रही हैं कि जो जनता के बीच में जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ा वही लॉ एंड ऑर्डर है और डर, तो वो उन्होंने सीपीआईएम के दौर में भी देखा, वो टीएमसी के दौर में भी देख रहे हैं। उनके लिए जो आम जनता है, उनके लिए कुछ बदला नहीं है। वो उन्हें जो बदलाव चाहिए था, वो बदलाव उनको दिख नहीं रहा है उनको। तो वो इसलिए वो इस तलाश में ही कोई तो ऐसा व्यक्ति आए, कोई तो ऐसी पार्टी आए जो उनका सुने, जो उनके लिए काम करे, उनके लिए एक निर्भय वाला माहौल बनाए, जहाँ पर वो बिना डरे आराम से रह सके। वो इस तरह के माहौल के वो इंतजार में है। अब देखिए, अब सवाल ये आ जाता है कि 2011, क्योंकि हम टीएमसी की बात कर रहे हैं मेजर 2011 के बाद क्या कुछ बदला है बंगाल के अंदर, या फिर 2011 के बाद अभी वही हालात है? क्या है पूरी टाइमलाइन, किस तरीके से कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन से साल में सबसे बड़ी कौन सी घटना थी जिसके एंड अगर हम देखें तो एक वायलेंस के तौर पर उभर कर आया और कहीं ना कहीं शांति भी देखने को मिली। तो व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ दिस वेस्ट बंगाल? देखिए सुकन्या, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बंगाल में चुनाव का समय आता है, चाहे कोई सा भी चुनाव हो, वो पंचायत चुनाव की बात करूँ मैं लोकसभा चुनाव की बात करूँ या विधानसभा चुनाव की बात करूँ, जैसे करीब चुनाव आता है उसके बाद वो हिंसा बढ़ती ही जाती है। वहाँ पर हिंसा काफ़ी बढ़ती है। मैं बात करूँगा 2011 में सत्ता में आई टीएमसी, उस वक्त बहुत कुछ 2011 में नहीं हुआ था क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में था। बट जैसे 2013 का पंचायत चुनाव आता है, उस पंचायत चुनाव में ग्रामीण इलाकों में काफ़ी खून खराबा हुआ, काफ़ी हिंसा होती है। ठीक है, जब 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करता हूँ मैं, 2016 के विधानसभा चुनाव में खासकर ग्रामीण इलाकों में हिंसा देखने को मिलती है। आए दिन छोटी छोटी घटनाएं होती थी चुनाव के दौरान। जब 2018 के पंचायत चुनाव की बात करूँ तो ये मैं कहूँ पश्चिम बंगाल के लिए कि पीक वायलेंस का टाइम था। ये 2018 पंचायत चुनाव के बाद ही ये चुनावी हिंसा का टर्निंग पॉइंट माना जाता है पश्चिम बंगाल में। जब मैंने आपको बताया 10,000 दंगों की रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज हुई थी, कई हत्याएं हुई थी, वहाँ पर लूट खसोट भी हुआ था। और ये वही टाइम है कि जब टीएमसी के करीब 34% सीट्स टीएमसी ने निर्विरोध रूप से जीता था। वो निर्विरोध रूप डरा कर जीता गया था। कई ऐसे सीट्स थे जहाँ पर विरोधी पार्टियों को नामांकन तक नहीं भरने दिया गया था। तो ये पूरा जो वो डर का माहौल था वो काफ़ी वहाँ से बढ़ गया था।
फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, वहाँ पर भी ग्रामीण और जो सीमावर्ती इलाके थे वहाँ पर हिंसाई घटनाएं होती हैं। आपको 2021 के विधानसभा चुनाव में 8 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया था, क्योंकि वहाँ पर हिंसा को कंट्रोल में करना था। इसके लिए वहाँ पर केंद्रीय बलों की भारी मात्रा में वहाँ तैनाती की गई थी। वहाँ पर जब चुनाव हुआ था तो कई ऐसे मौके आए जब वहाँ पर झड़पें हुई थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में हिंसा की असली घटना होती है चुनाव के बाद। यानी चुनाव जब संपन्न हो जाता है, टीएमसी जब जीत जाती है, उसके बाद ये घटनाएं बढ़ती हैं। आपको मैं बताऊं कि जब वो चुनाव खत्म होने के बाद टीएमसी ने जब बदला लेना शुरू किया था, खासकर उन लोगों से जो उनके विरोध में थे, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया था, हत्याएं होने लगी, हिंसा होने लगी और चुनाव हिंसा के बाद करीब 52 मौतें हुई थी। और वो उस वक्त का बहुत बुरा समय चल रहा था। उसके बाद से वोटर्स के मन में एक डर और बैठ गया कि अगर हम जिसे वोट दे रहे हैं अगर वो हार गया और टीएमसी जीत गई तो आने वाले समय में फिर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार ना हो। यही डर निकालने की कोशिश इस समय बीजेपी कर रही है। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और बार बार कह रही है कि अगर बीजेपी चुनाव में आती है तो आते के साथ जो सबसे पहला काम करेगी वो उत्तर प्रदेश का मॉडल लागू करेगी। यानी उत्तर प्रदेश का मॉडल लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात कर रही है, यानी उनके अंदर से सबसे अधिक डर खत्म कर रही है। और आपको मैं अभी एक और ताज़ा जानकारी दूँ, ये 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसाओं का नतीजा था कि अभी फैसला ये किया गया है कि CAPF की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी चुनाव संपन्न होने के बाद भी। वो सिर्फ इसलिए कि वो जनता को श्योर करना चाहते हैं कि आप अपने अनुसार वोट डालिए, वोट दीजिए, चुनाव के बाद आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है और ये पूरा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी ताकि कोई हिंसा ना हो सके। आपको सर ने 2011 के बाद जो बंगाल में हिंसा हुई उसकी पूरी टाइमलाइन बताई। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारी हिंसा, इतने सारे जो मुद्दे हैं, इतने सारे जो हिंसा के लगातार चर्चा होते हैं पश्चिम बंगाल में, उसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ 2-4 चीज़ें मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। कुछ डेट्स बताए थे, कुछ ईयर्स बताए थे। 2011 इलेक्शन रिजल्ट जब आउट हुआ था उस वक्त भी हिंसा हुई, 20 CPIM वर्कर्स को मार दिया गया। 2018 पंचायत इलेक्शन, जैसे कि सर ने पहले बता दिया, 34% सीट्स पर टीएमसी जीती, वो भी अनअपोज्ड, क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं हुआ सामने से। क्यों नहीं हुआ? मे भी भय, मे भी डर, इतना खौफ आपने पैदा कर दिया कि कोई खड़ा होने को राजी ही नहीं था, किसी को उम्मीदवार बनना ही नहीं था। जीत की उम्मीद तो बहुत दूर की बात हो जाती है। 2019 लोकसभा पोल्स, अमित शाह ने एक बयान दिया कि 130 वर्कर मार दिए गए हमारे टीएमसी द्वारा। और 2021 में जो नंबर आए, जो लास्ट चुनाव हुए, उसमें 37 वर्कर्स किल्ड, 1000 से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया और 100 से ज़्यादा दुकानें लूट ली गई। इसके अलावा महिलाओं के साथ जो अपराध हुए वो अलग थे। कुछ अपराध ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए और कुछ अपराध ऐसे थे जो कभी रजिस्टर ही नहीं हुए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल का जो क्राइम ग्राफ है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, 1970 में कुछ नहीं बदला, 2026 में क्या कुछ बदलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। और क्या बंगाल में वोट डालना अभी भी रिस्की है? इस पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? ज़रा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही तमाम और भी वीडियोज़ और भी मुद्दे हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए अनएडिटेड के साथ।